Viruses. Virus is a non-cellular entity that causes disease in plants, animals and even bacteria. अभी रिसेंटली जो कोविड की पेंडेमिक हुआ है, that is also due to virus. Virus is a cause of many cancer as well as economically significant plant disease. जो वायरस है ये एक नॉन सेलुलर एंटिटी है, मतलब इसमें जो आम सेल में जो ऑर्गेनल्स मिलते हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, ये सारे ऑर्गेनल्स तो बिल्कुल ही नहीं है। इसमें तो सिर्फ एक जेनेटिक मटेरियल रहती है, एक प्रोटीन कोट रहती है और उसके ऊपर किसी किसी वायरस में जस्ट एक लिपिड एनवेलप भी रहता है। अदरवाइज इसमें सिर्फ एक प्रोटीन कोट एक प्रोटीन कोट और अंदर में एक जेनेटिक मटेरियल रहता है। तो क्योंकि इसमें ऑर्गेनल्स नहीं है, राइबोसोम्स नहीं है, तो ये खुद अपने से रिप्रोड्यूस भी नहीं कर पाता। कोई भी होस्ट सेल में एंटर करते हैं, होस्ट सेल की जो प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी जैसे राइबोसोम, इसको यूटिलाइज करके ये अपना प्रोटीन्स बनाता है। होस्ट सेल की ये सारे जो प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी है, इससे यूज करके एंजाइम्स बनाता है जिससे कि ये अपना जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट कर सके। और वायरस में होता क्या है, सिर्फ तो जेनेटिक मटेरियल ही रहती है, तो इसके रेप्लिकेशन के लिए भी इसको कोई होस्ट सेल और होस्ट सेल के अंदर उसकी प्रोटीन सिंथेसिस वाला मशीनरी चाहिए होता है। बिना होस्ट सेल के ये खुद से रिप्रोड्यूस भी नहीं कर पाता। दैट इज व्हाई it is reproducing only while inside the host cell. But apart from that, this non-cellular, non-living जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसके अलावा भी वायरस में और एक बहुत खास कैरेक्टरिस्टिक है कि इसको हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। नॉर्मली हम देखते हैं कि कोई भी प्रोटीन या डीएनए के सॉल्ट को हम क्रिस्टलाइज करते हैं और फिर उसकी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से उसकी स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। पर वायरस जो ऐसी एक एंटिटी है जिसको हम एज ए होल इट कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एंड इट्स स्ट्रक्चर कैन बी स्टडीड। सो हम देख रहे हैं कि इसको हम नाइदर लिविंग नॉट डेड, इन दोनों की एक बॉर्डर लाइन में हम प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी लिविंग सेल को हम इंटैक्ट क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते। और लिविंग जो सेल है ये खुद से रिप्रोड्यूस भी कर सकता है, लेकिन दोनों के दोनों मतलब रिप्रोडक्शन एंड क्रिस्टलाइजेशन, इन दोनों को अगर हम देखेंगे तो वायरस इट लाइज बिटवीन द लिविंग एंड द डेड, इट इज इन द बॉर्डर। Hello friends, I'm Dr. Ayantika Das and welcome to Botany with Ayantika. मैं इस वीडियो में वायरस की एक ओवरव्यू देने वाली हूँ, जहाँ पे मैं इसकी जो डिस्कवरी रिलेटेड हिस्ट्री है, इसकी एक जनरल स्ट्रक्चर, इसकी जो ओरिजिन as well as its biological as well as biochemical प्रॉपर्टी जो है, इसकी मोड ऑफ इन्फेक्शन और इसकी यूजेस को मैं डिस्कस करने वाली हूँ। इसमें जो क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, मैं अलग से एक वीडियो बनाई हूँ, बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन, और अलग अलग से बहुत सारे सीरीज में एक वीडियो बनाई हूँ मैंने, जहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ लाइसिस पे एक वीडियो बनाई है, लाइटिक साइकिल पे एक वीडियो बनाई है। तो दिस विल बी अ सीरीज ऑफ वीडियोस, पर इस वीडियो में मैं सिर्फ एक ओवरव्यू देने वाली हूँ बिकॉज अदरवाइज द वीडियो विल बी क्वाइट लॉन्ग। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। वायरस, अभी मैंने लास्ट स्लाइड में ही डिस्कस किया है कि इसकी ये एक इन्फेक्शियस पार्टिकल है, मतलब कोई भी अगर होस्ट सेल में ये जाता है तो ये उधर जाके सेल की मशीनरी को यूज करके अपना जो रिप्रोडक्शन कर देता है, और जो होस्ट सेल है उसको यूजुअली इट कॉजेज लाइसिस और स्लो डेथ ऑफ द ऑफ द होस्ट सेल। क्योंकि जो है, अगर सेल में
बहुत सारे वायरस तैयार हुए हैं, तो मे बी द सेल विल जस्ट लाइस, और वायरस जो है वो बाहर निकल सकता है। या दूसरा सिनारियो है, ऐसा है कि जो सेल है उसके नीचे जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे जो है वायरस इकट्ठे होने लगे, और जो वायरस है वो धीरे धीरे जो है होस्ट सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो होस्ट सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको थोड़ा साथ लेके निकल रहा है। ऐसे करके क्या होता है, जो होस्ट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे छोटा होते होते एकदम लॉस्ट हो जाता है। तो ये होता है लाइसिस, और ये होता है क्या, बहुत स्लो डेथ ऑफ द सेल। सो ये जनरली क्या कैसे होता है, जो नॉन एनवेलप्ड वायरस है, जो कि नॉन एनवेलप्ड या नेकेड जो वायरस है, उन वो ऐसे ही डायरेक्ट लाइसिस मतलब बर्स्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकलता है। पर जो जिस जो एनवेलप्ड वायरस है, एनवेलप्ड वायरस है, जो कि होस्ट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक कोटिंग लेके फिर निकलता है, वो क्या करता है, बहुत स्लो सेल डेथ कर देता है। तो आइदर वे देयर इज लाइसिस, और एक फॉर्म ऑफ लाइफ साइकिल है जो कि लाइसोजेनी, लाइसोजेनी, जहाँ पे क्या होता है, जो सेल है, तो अगर वायरस आया उस सेल में, तो क्या होता है, वो जेनेटिक मटेरियल से एकदम इंटीग्रेट हो जाता है। एक एंजाइम रहती है इंटीग्रेस, जो कि हेल्प करता है वायरस को इंटीग्रेट होने में, जो डीएनए ऑफ द होस्ट सेल से इंटीग्रेट हो जाता है। और जैसे जैसे द होस्ट सेल डीएनए इट रेप्लिकेट्स, वैसे वैसे क्या होता है, ये भी रेप्लिकेट करने लगता है। तो एज द सेल डिवाइड्स, तो द न्यूक्लियर मटेरियल भी डिवाइड होता है। तब जाके जैसे होस्ट सेल रेप्लिकेट कर रहा है अपना डीएनए, उसके साथ साथ ही वायरस की डीएनए भी डुप्लीकेट हो जाता है, और वायरस इट स्टेज इंटीग्रेटेड विद द होस्ट सेल, और इन ऐसे वाले स्टेज कंटिन्यू करता है तब तक जब तक कि सेल जो है स्ट्रेस्ड आउट ना हो जाए। और जैसे ही बहुत सारे स्ट्रेस एक्यूमुलेट हो जाता है एक सेल में, तो जाके ये वायरस जो है सेंस कर लेता है कि ये सेल स्ट्रेस्ड है, तो मैं इधर टिक नहीं सकती। तो तब जाके ये अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो रिमूव कर लेता है होस्ट सेल की जेनेटिक मटेरियल से, और जो लाइटिक साइकिल स्टार्ट हो जाता है। सो लाइसोजेनी बहुत सारे सेल डिवीजन की मतलब बहुत सारे डिवीजन, सेल डिवीजन तक रह सकता है, तब तक रह सकता है जब तक कि जो सेल है ऑलरेडी स्ट्रेस्ड ना हो। तो ये रहा इसकी जो लाइफ स्टेजेस है। अब देखते हैं इसकी ओरिजिन। हमको पता है कि वायरस की ओरिजिन जो है इसको लेके काफी डिलेमा रहती है, पर हम इधर तीन हाइपोथेसिस को डिस्कस करेंगे। ये तीनों जो में से कोई एक को चुना नहीं गया है, पर ऑल दिस हाइपोथेसिस आर कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्रोग्रेसिव हाइपोथेसिस है वो क्या बोलता है कि जो वायरस है इट स्टार्टेड एज ए मोबाइल जेनेटिक एनिमल। हमको पता है कि हमारा जो डीएनए है उसमें कुछ कुछ पोर्शन में ऐसा रहता है जहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है वो शिफ्ट कर सकता है अपना पोजीशन। मतलब इधर से डायरेक्ट इधर आ गया, या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके, रिवर्स जिसको हम आरटी कह रहे हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके फिर जाके दूसरा पोजीशन में ऐड हो गया। तो ये जो मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट है, जिसको हम ट्रांसपोजोन या जंपिंग जीन भी कह सकते हैं, तो ये क्या करता है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जीनोम के अंदर ही एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक ये जा सकता है। तो दिस टाइप ऑफ मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, when
व्हेन दिस टाइप ऑफ मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट जो है इट एस्केप्ड द सेल, एक जो सेल है उससे वो एस्केप हो गया है, सॉरी वो जो है एस्केप हो गया है, अब जाके ये कोई नया सेल के अंदर चला गया है। नया सेल के अंदर जो अ, उस सेल की जो डीएनए है, जिसको मैं रेड से दिखा रही हूँ, सेल की डीएनए है, सेल की डीएनए है, उसको यूज करके ये जो वायरस है, सॉरी ये जो वायरस की डीएनए जो येलो में है, ये क्या करता है, ये जो सेल के डीएनए की जो मशीनरी है, राइबोसोम्स और ये सारे, इसको यूज करके अपना जो है नंबर बढ़ा लेता है। तो व्हाट स्टार्टेड एज ए ट्रांसपोजोन, एक ट्रांसपोजोन मतलब एक मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट से धीरे धीरे वायरस की शेप लेने लगे। मतलब एक जेनेटिक मटेरियल से स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे इसकी प्रोटीन कोटिंग हुई, फिर धीरे धीरे किसी किसी वायरस में एक लिपिड कोटिंग हुई। तो ये जो एंटायर थिंग फ्रॉम ए मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट टू दिस थिंग, फ्रॉम एनी मोबाइल सॉरी फ्रॉम एनी मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट टू, मतलब ये वाली स्टेज से ये वाली स्टेज जो है ये है प्रोग्रेसिव हाइपोथेसिस। मतलब ट्रांसपोजोन से वायरस जो है वो हो गया प्रोग्रेसिव हाइपोथेसिस। अब जो है रिग्रेसिव हाइपोथेसिस, फ्रॉम द नेम इट इज क्लियर दैट इसमें कुछ घटती हुई है, कुछ रिग्रेशन हुआ है। सो दिस अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस क्या है कि जैसे एक वायरस इट स्टार्टेड एज ए फुल फ्लेजेड सेल, बहुत सारे ऑर्गेनल्स ऑर्गेनल्स थे, बहुत सारे, सो फ्रॉम ए सेल टू एक टू वन वायरस। तो ये वाली है रिग्रेसिव हाइपोथेसिस। ये कैसे हुआ, जैसे बैक्टीरिया में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया है जो कि ऑब्लिगेट पैरासाइट है, मतलब बिना कोई होस्ट सेल के ये खुद से जी नहीं पाता। तो ऐसा हो गया है कि आवर फुल फ्लेजेड वायरल सेल जो है वो क्या करता है, धीरे धीरे उसको एक पैरासाइटिक मोड जो है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो उसको यूज करने लगता है। क्योंकि एक पैरासाइट कोई भी सेल के अंदर अगर दूसरा सेल आके एक एक सेल के अंदर दूसरा सेल अगर पैरासाइटिकली इट इज स्टेइंग, तो इसको क्या है, अपना ऑर्गेनेल की तो जरूरत ही नहीं है। तो जो इनिशियल जो वायरस था वो दूसरे सेल के अंदर गया और क्या हुआ, अपना जो जेनेटिक मटेरियल को छोड़ के दूसरे सारे ऑर्गेनल धीरे धीरे इसकी लॉस हो गई है, और धीरे धीरे जो करंट फॉर्म है, मतलब एक प्रोटीन कोड और जेनेटिक मटेरियल, ये वाला फॉर्म में आ गया। मतलब इट इज रिग्रेसिंग फ्रॉम ए फुल फ्लेजेड सेल टू gradually losing all the organelles, or ultimately it is left with only genetic material with just a protein code। तो ये हो गया रिग्रेसिव हाइपोथेसिस। अब देखते हैं को इवोल्यूशनरी हाइपोथेसिस, ये काफी इंटरेस्टिंग है। सो पहले ये सोच थी कि जो प्रिमोडियल सूप है, मतलब पहले की जो एंशियंट जो एनवायरनमेंट है, तो उधर जेनेटिक मटेरियल जो है फ्रीली फ्री था, और उसमें कोई कोटिंग, प्रोटीन कोट या सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल नहीं था। सो इन द प्रिमोडियल सूप ऐसे जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन्स ये सारे ऐसे ही फ्रीली इन कोलॉइडियल फॉर्म ये रहते थे। तो धीरे धीरे इसमें दो ऑप्शंस निकल के आए। एक ऑप्शंस है कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें
सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटीन कोटिंग हो गई जो कि वायरस। और दूसरा ऑप्शन है कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी तो एक कोटिंग तो हुई है, उसके अलावा भी बहुत सारे जो ऑर्गेनल्स है जैसे ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे भी ऑर्गेनल्स तैयार हुए और एक जो सेल मेम्ब्रेन और उसके ऊपर एक सेल वॉल तैयार हुए जो कि प्लांट या एनिमल हम कह सकते हैं। तो एक 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 जो ये जो जेनेटिक एलिमेंट है जो कि फ्री था, उसकी अगर प्रोटीन कोटिंग हो गई तो ये वायरस हो गया। और बहुत सारे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये या डिफरेंट ऑर्गेनल्स जैसे जैसे तैयार होने लगे तो उसको प्लांट या एनिमल, दूसरा वाला ये वाला लाइन, मतलब जो को इवोल्यूशनरी लाइन है इसमें दो रहती है, एक वायरस रहती है, दूसरे में रहती है बैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल्स। सो ये दो लाइन को इवॉल्व हुए हैं, दैट इज द को इवोल्यूशनरी हाइपोथेसिस। सो ये तीनों जो हाइपोथेसिस है ये ओरिजिन ऑफ वायरस की। अब जो वायरस है, हमने अभी देखा है कि कोविड की इतनी सारी वेरिएंट्स आ गई है, तो ये कैसे होता है? तो ये जो है, ये क्या होता है कि एक ही सेल में अगर दो वायरस आ गया है, मतलब सेल के अंदर तो वायरस की जेनेटिक मटेरियल, एक ही सेल में अगर दो वायरस आ गई है, मतलब दो वायरस की जेनेटिक मटेरियल आ गई है, तो इनमें क्या होता है, आपस में क्या होता है, हॉराइजेंटल जीन ट्रांसफर होती है। मतलब एक सेल में जीन ट्रांसफर के चलते डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये डिफरेंट जो कॉम्बिनेशन हो गया, इससे क्या होता है, एक नोवेल वायरस तैयार होता है that will have a entirely different characteristic from both its parents. So this हॉराइजेंटल जीन ट्रांसफर क्या है, दो वायरस अगर एक ही होस्ट सेल में है तो उनमें आपस में जेनेटिक मटेरियल की एक्सचेंज हो जाती है और उससे जो नया नोवेल वायरस स्ट्रेन निकलता है, दैट लीड्स टू इवोल्यूशन ऑफ द वायरस। और ये जो नोवेल स्ट्रेन है, नेचुरली इट विल हैव अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। और ये क्या होगा, इम्यून सिस्टम जो हमारी है उसको इजीली ये इवेट कर देगा, मतलब इम्यून सिस्टम जो है ये वायरस को पहचान ही नहीं पाएगा और ये वायरस को मार भी नहीं पाएगा। तो कोई भी नोवेल वायरस जैसे तैयार होता है तो हमारे बॉडी इसको पहचान नहीं पाता है, इसकी अगेंस्ट एंटीबॉडीज तैयार नहीं होता है। तो ये जो वायरस, नया नोवेल वायरस है, तो दैट कॉजेस मेनी मेनी साइकिल्स ऑफ लाइसिस इनसाइड आवर बॉडी, और अल्टीमेटली इट कैन ऑल्सो कॉज द डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सो ये जो हॉराइजेंटल जीन ट्रांसफर, दैट इज द ओनली प्रोसेस of evolution, rapid evolution of viruses, and इस वजह से काफी इकोनॉमिक लॉसेस भी हुआ है, क्योंकि वी आर सीइंग इन कोविड एक वैक्सीन तैयार हुआ है, नोवेल कुछ और स्ट्रेन आ गया है, तो वी आर यूजिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्सीन। तो ऐसे करते करते जैसे जैसे वायरस भी इवॉल्व हो रहे हैं, हम भी अपना जो है अप्रोच थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं, मतलब वी आर ट्राइंग टू फाइंड ए कॉम्बिनेशनल ड्रग, वी आर ट्राइंग टू यूज कॉम्बिनेशनल वैक्सीन। सो दिस इज ऑल। सो इसकी जो ट्रांसमिशन पाथ है, ये क्या है कि एक तो ये है, ये कोई मॉस्किटो जैसे जीका वायरस, येलो फीवर वायरस, तो ये जो है मॉस्किटो या सैंड फ्लाई या ऐसे कुछ वेक्टर इंसेक्ट्स के यूज से, मतलब इंसेक्ट से ये ट्रांसफर होता है। जैसे मच्छर हमको काट लिया तो हमको येलो फीवर हो गया, डेंगू हो गया,
या कोई प्लांट में अगर है, कोई एफिड है, एफिड एक इंसेक्ट है, तो वो एफिड के अंदर अगर वायरस है, तो एक प्लांट से दूसरी प्लांट तक जब एफिड फीड करने जाती है, खाने जाती है, तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ये क्या करता है, वायरस भी ट्रांसफर करता है। ऐसे एनिमल्स और प्लांट के बीच में एक तो वायरस ट्रांसमिशन हो जाता है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में भी ट्रांसमिशन हो जाता है, ऊपर से एक एनिमल से दूसरे एनिमल में भी ट्रांसफर हो जाता है, अगर वो वायरस एयरबोर्न होता है, या कोई कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से भी वायरस फैलता है। और ये जो है, say for example, I'm suffering from a hemorrhagic viral disease, जहाँ पे मुझे मेरी काफी ब्लीडिंग हो रही है, इंटरनल एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल इबोला में। तो वहां पे क्या होता है, मेरी कोई भी इस्तेमाल किया हुआ चीज, दैट इज ए कैरियर ऑफ वायरस। और ये जो वायरस है, ये कोई भी इस्तेमाल किया हुआ चीज, पेशेंट के इस्तेमाल किया हुआ चीज में काफी देर तक जिंदा रहता है, और ड्यूरिंग एंटायर पीरियड ये क्या करता है, दैट यूटिलाइज्ड ऑब्जेक्ट दैट इज स्प्रेडिंग द वायरस। और ऐसे इस्तेमाल, पेशेंट के इस्तेमाल किया हुआ चीज, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम फोमाइट, FOMITE। सो ऐसे फोमाइट या ऑब्जेक्ट दैट कंटेन वायरस, इससे भी काफी कंटेमिनेशन, ये जो फोमाइट, इससे भी काफी कंटेमिनेशन होता है। या और एक कंटेमिनेशन की प्रोसेस रूट है कि ओरोफिकल, मतलब हम जैसे वी आर सफरिंग फ्रॉम एनी वायरल डिजीज एंड वी हैव डिफिकेटेड, तो वो वाला जो फीसेस में जो वायरस है, वो आइदर इट इज गेटिंग डिस्पर्स्ड इन एयर, और ग्राउंड वाटर में सीप करके, फिर वही गंदा पानी अगर हमने खा लिया, या वही गंदा सॉइल में अगर कोई वेजिटेबल ग्रो किया, तो वेजिटेबल में भी स्प्रेड हो गया, और हमने वही वेजिटेबल अगर सलाद में खा लिया, तो क्या होगा, हमको ये वायरस ट्रांसमिट हो जाएगा। ऐसा वायरस ट्रांसमिशन को बोलते हैं फीको ओरल रूट। सो या कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, जैसे HIV में होता है, इफ द ब्लड इज कंटेमिनेटेड विथ HIV वायरस, और ऐसे कंटेमिनेटेड ब्लड अगर ट्रांसफ्यूजन हो गया फ्रॉम वन डोनर टू द रिसिपिएंट, देन वो वायरस भी ट्रांसमिट हो जाता है। सो ब्लड के अलावा भी अदर बॉडी फ्लूइड जैसे स्वेट में भी वायरस निकलता है, या कभी कभी लिम्फ जो है, कभी कभी लिम्फ ट्रांसफर भी होता है, सीरम ट्रांसफर भी होता है। तो ये सारे ट्रांसमिशन प्रोसेस अगर इन्फेक्टेड लिक्विड से होता है, तो इसमें भी वायरस ट्रांसमिशन हो जाता है। और ये जो वायरस है, इसकी जो होस्ट रेंज है, ये काफी ज्यादा रहती है, मतलब ये प्लांट को भी इन्फेक्ट करता है, एनिमल बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करता है। कुछ कुछ वायरस तो है, इट ऑल्सो रिप्रोड्यूसेस इनसाइड द एल्गी। पर ऐसा है, बहुत सारे जो बैक्टीरिया, कुछ कुछ ऐसे भी है जो कि इंटर्न फीड्स ऑन दिस वायरस, वो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगी जब मैं यूजर्स को डिस्क्राइब करूंगी। सो इसकी जो वायरस की जो होस्ट रेंज है, ये काफी ज्यादा है। पर एक पर्टिकुलर वायरस जो, फॉर एग्जांपल डेंगू वायरस जो है, वो क्या करेगा, एक मॉस्किटो और एक इंसान, ये दोनों में ही फैलेगा, लेकिन इट कैन नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम द मॉस्किटो टू एनी प्लांट। सो होस्ट रेंज इसकी वायरस की ज्यादा है, पर एनी वायरस कैन ट्रांसमिट इट्स डिजीज टू वेरी few number of hosts. So जो वायरस है, इसकी एकदम स्टार्टिंग में एडोल्फ मेयर बोल के एक साइंटिस्ट था, जो कि टोबाकोमोसिक वायरस में पहले टोबाको प्लांट में एक मोसेक डिजीज देखा, और उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि what
टाइप ऑफ इन्फेक्शियस मटेरियल इट इज. सो इनको लगा कि दिस इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन टोबैको प्लांट दैट इज कॉजिंग ऑल दैट मॉटलिंग या मोजेक. टोबैको प्लांट में, जो कि टोबैको जो एक सोलानेसी वाला प्लांट है, सो टोबैको में ऐसा मोजेक स्ट्रक्चर कलरेशन देखा जा रहा था. तो जो है एडोल्फ मेयर ने बोला कि दिस मॉटलिंग इन टोबैको लीफ इज ड्यू टू अ बैक्टीरिया. पर उसके बाद काफी अम, काफी रिसर्च हुआ और एक रशियन साइंटिस्ट जो डिमिट्री इवानोव्स्की है, इन्होंने देखा अपना स्टडी के बाद कि ये जो है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस लेशन एरिया, दे कैन पास थ्रू चेम्बरलैंड फिल्टर. चेम्बरलैंड चेम्बरलैंड फिल्टर जो है इससे पास कर जाता है. पर बैक्टीरिया जो है ये चेम्बरलैंड फिल्टर से ही हम इसको फिल्टर करते हैं. मतलब जो इन्फेक्शियस मटेरियल है वो बैक्टीरिया से भी छोटा है. सो Dimitri Ivanovsky said that it is not a bacteria, ये कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि बैक्टीरिया से भी छोटा है, पर डेफिनेटली इट इज इन्फेक्शियस. फिर जाके बहुत दिन बाद ये एक मार्टिनस बेजरनिक जो कि इवानोव्स्की की एक्सपेरिमेंट को का स्टडी किया और ही आल्सो रिप्रोड्यूस्ड द रिजल्ट्स ऑफ डिमिट्री इवानोव्स्की. मार्टिनस वेजरनिक जो है ये इवानोव्स्की की जो एक्सपेरिमेंट है इसको रिपीट किया और उनको भी सेम रिजल्ट मिला. तो उन्होंने बताया, टर्म दिया कि ये जो इन्फेक्शियस मटेरियल है, क्यों ना हम इसको एक नया नाम दे जो कि वायरस है. तो क्योंकि ये टोबैको प्लांट में है और ये मोजेक जैसा पैटर्न दे रहा है लीफ में, सो दैट फर्स्ट वायरस वाज टर्म्ड एज टोबैको मोजेक वायरस. So the term virus was coined by Martinus Weijerinck. इनके बाद मार्टिनस वेजरनिक के बाद बहुत सालों बाद एक डब्ल्यू सॉरी WM स्टैनली करके एक साइंटिस्ट था who first crystallized this tobacco mosaic virus. So उस क्रिस्टलाइजेशन के बाद बहुत काम मतलब ये जो वायरस स्टडी की काम काफी तेजी पकड़ने लगा, क्योंकि ये जो क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर है उससे ही पता चला कि एक न्यूक्लिक एसिड है और उसके सराउंडिंग प्रोटीन है. तो धीरे धीरे जैसे ही ये इसकी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक इमेज से हमको पता चला कि इसकी प्रोटीन है, इसकी जेनेटिक मटेरियल है, तो धीरे धीरे बाय इलेक्ट्रोफ्लोरेसिस वी स्टार्टेड टू फाइंड आउट व्हाट आर द प्रोटीन्स इन दिस रीजन, दैट इज द इसकी जो एनवेलप है इसमें कौन सा प्रोटीन है या जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है कि आरएनए है. ये सब आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन इलेक्ट्रोफ्लोरेसिस से पता चला. फिर जाके इसकी 4 साइंटिस्ट जैसे H.F. कॉनरैड, रॉबली विलियम्स जो है, इन्होंने इसकी जो जेनेटिक मटेरियल कौन कौन सी वायरस में डीएनए है, कौन कौन सी वायरस में आरएनए है, ये धीरे धीरे इन्होंने स्टडी किया हुआ है. और एक जैसे हमने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की बात की, तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में एक ब्रिटिश ज्यूइश वुमन है रोजलिन फ्रैंकलिन. उन्होंने ना सिर्फ ये टीएमबी की एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की, पर इन्होंने डिफरेंट प्रोटीन्स इवन डीएनए की भी क्रिस्टल स्टडी किया है. और ये जो डीएनए की क्रिस्टलाइज्ड मतलब डीएनए सॉल्ट की जो क्रिस्टलाइज्ड स्ट्रक्चर स्टडी की, इससे काफी वाटसन एंड क्रिक को काफी डीएनए की जो स्ट्रक्चर जो है
उसको डेवलप करने में भी इनको काफी सुविधा मिली थी, बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ रोजलिंड फ्रैंकलिन। सो बैक टू वायरस। जो है इसकी तो एक्स्ट्रा क्रिस्टलोग्राफी और इसकी जो केमिकल नेचर, इसकी स्ट्रक्चर तो स्टडी हुआ है। धीरे धीरे इसकी जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी भी किया गया बाय 4 साइंटिस्ट, हेलमंट रुस्का, अर्नेस्ट रुस्का, और दो साइंटिस्ट हैं। तो द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पिक्चर ऑफ various viruses were also found. First virus जिसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ निकाला गया है वो था ऑफ कोर्स टोबैको मोसेक वायरस। सो ये जो है ये थोड़ा बहुत हाउ वेरियस डिस्कवरी रिलेटेड स्टडीज वर डन। इसके अलावा धीरे धीरे इसका जो वायरस है, पहले तो हमको लगा था कि ये कल्चर वी कैन नॉट कल्चर इट, but now we know that it cannot be cultured in artificial media। पर अगर हम एक अगर प्लेट में बैक्टीरियल कल्चर करते हैं और उस बैक्टीरियल गार्डन में हम वायरस को इंजेक्ट कर देता है या इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो दैट बैक्टीरियोफेज कैन बी कल्चर्ड इन दिस बैक्टीरियल लॉन। या कोई एनिमल वायरस है तो उनको हम एक एम्ब्रायो, मतलब कोई भी चिकन एग के अंदर जो एम्ब्रायो है उनमें भी कल्चर कर सकते हैं, और वो कल्चर्ड वायरस को हम बाद में हार्वेस्ट करके दूसरे दूसरे स्टडीज में लगा सकते हैं। या अभी तो क्या होता है कि एक सेल प्लेट में कोई भी टिश्यू है तो उसके ऊपर जो है हम वायरस को कल्चर करते हैं। ये सारे मतलब वायरस को जैसे कल्चर हमने किया तो इससे पता चलता है कि कोई भी वायरस है उस वो कैसे मतलब होस्ट सेल को इफेक्ट करता है। मतलब होस्ट सेल में वो वायरस की जो साइटोपैथोजेनिक इफेक्ट क्या क्या है ये हम डिटरमाइन कर सकते हैं ये सारे जो कल्चर वाले टेस्ट से। ये भी हम देख सकते हैं कि जो वायरस है वो कौन कौन सा नया प्रोटीन्स तैयार करते हैं, या जो होस्ट सेल है वायरस के अटैक के वजह से कौन कौन सा नया प्रोटीन तैयार करता है, और वो सारे प्रोटीन एक वायरल इन्फेक्टेड पर्सन की ब्लड में है कि नहीं। तो ऐसे हम वायरस रिलेटेड इम्यूनिटी की भी स्टडी कर सकते हैं। और once the virus immunity related study is done तो फिर हम धीरे धीरे इसकी अगेंस्ट जो वैक्सीन तैयार भी कर सकते हैं। So this was all about the brief detail about the discovery and how our understanding of virus is changing and improving। अब देखते हैं इसकी जो जनरल स्ट्रक्चर। जो जनरल स्ट्रक्चर है ये हम देख ही रहे हैं कि इसकी स्ट्रक्चर जो है काफी डाइवर्स है। कोई ऐसा स्पेरिकल है तो कोई ऐसे फिलामेंटोअस है, या कोई एक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो बेसिकली रहता क्या है, कोई जेनेटिक मटेरियल रहता है आइदर डीएनए और आरएनए, उसके ऊपर रहती है एक प्रोटीन कोट, और उसके एकदम ऊपर रहती है एक लिपिड कोट। पर सारे में ऐसा नहीं रहता है, कुछ कुछ वायरस जो है वो नेकेड भी है। ये है नेकेड वायरस और ये है एनवेलप वायरस। अब ये जो एनवेलप वायरस है इसकी एनवेलप जो है दैट इज होस्ट सेल ओरिजिन। और कैसे ओरिजिन है, जैसे ही ये कोई होस्ट सेल के सॉरी जैसे ही ये कोई होस्ट सेल के अंदर जाता है और अपना जो वायरस पार्टिकल है वो सिंथेसाइज्ड होता है, तो वो जो वायरस पार्टिकल है वो क्या करता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट सेल उसके नीचे आके उसको प्रेशराइज करता है। और जैसे ही ये वायरस जो है बाहर निकल जाता है तो इसके साथ साथ जो होस्ट सेल की एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कोटिंग भी ले जाता है। सो दैट इज द एनवेलप। और जो नेकेड वायरस है उसकी तो डिफरेंट टाइप ऑफ
ट्रांसमिशन मतलब वो क्या करता है, कोई भी सेल है उसके अंदर जो है वो एकदम उस सेल को बर्स्ट करके निकल जाता है। तो उसकी वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला जो लिपिड वाला जो कोटिंग वो रहती ही नहीं है। अब जो बैक्टीरिया वायरस है उस पे क्या रहती है, एक तो जेनेटिक मटेरियल रहती है, ऊपर से प्रोटीन कोट रहती है। अब जो प्रोटीन कोट है दैट इज मेड अप ऑफ ए सब यूनिट दैट इज कॉल्ड कैप्सोमियर। सो बहुत सारे जो कैप्सोमियर है ये सॉरी ये कैप्सोमियर जो है ये इकट्ठे होके ही प्रोटीन की कोट बनाती है। और प्रोटीन के कोट के ऊपर किसी किसी वायरस में एक लिपिड एनवेलप भी रहता है, जो कि मैं लास्ट वीडियो में स्लाइड में बता चुकी हूँ। तो ऐसा ही कुछ रहता है। आप ये देख लीजिएगा कि जो जेनेटिक मटेरियल है कि इसकी भी अरेंजमेंट काफी डाइवर्स है। अगर जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, तो इसकी थोड़ा प्रोटीन अटैचमेंट भी रहती है। और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट शेप में इसकी जेनेटिक मटेरियल रहता है। अगर आप देखेंगे तो वी सी दैट जेनेटिक मटेरियल इज आल्सो डिफरेंटली अरेंज्ड। अब एनवेलप्ड एंड नॉन एनवेलप्ड वायरसेस, एनवेलप्ड वायरसेस ये जो फर्स्ट है, और ये जो सेकंड डायग्राम है ये नॉन एनवेलप्ड वायरस की है। जो अपना जो HIV है, इन्फ्लुएंजा है या कोविड है, ये जो है ये सारे जो है एनवेलप्ड वायरस है, जो कि एक होस्ट सेल मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कोटिंग लेते हैं। So any virus which has got an envelope, जो ये एनवेलप है दैट इज इसकी ओरिजिन जो है होस्ट सेल्स की है। और ये स्ट्रेटेजी यूज करता है कौन सा, HIV, कोविड-19 या इन्फ्लुएंजा वायरस। सो अब देखते हैं जो जनरल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर भी तीन टाइप के होते हैं। एक तो ऐसे रॉड शेपेड होती है। अब ये जो रॉड की लेंथ भी अलग अलग सी रहती है, मतलब जेनेटिक मटेरियल की लेंथ के हिसाब से इसकी डायमेंशन डिपेंड करता है। तो ऐसे रॉड, स्पाइरल, रेडियल जो वायरस है, इनमें एक स्पाइरली अरेंज्ड एक जेनेटिक मटेरियल रहती है, और उसके चारों साइड में ऐसे प्रोटीन प्रोटीन की सब यूनिट एक स्पाइरली अरेंज्ड रहती है। तो जो नेगेटिवली चार्ज्ड जेनेटिक मैटर है उसके चारों साइड में पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन रहती है। तो ऐसे टोटल जो चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है, और वायरस कैन एंटर एनी सेल अनडिटेक्टेड। सो ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये कभी कभी तो ये डीएनए रहती है, कभी कभी आरएनए रहती है। यहाँ पे आरएनए दिखाया गया है, पर कभी कभी ये डीएनए भी रहती है और कभी कभी ये आरएनए भी रहती है। आरएनए जो है ये एक तो सिंगल स्ट्रैंडेड मोस्टली होता है, कभी कभी डबल स्ट्रैंडेड भी होता है। और डीएनए की भी मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज डबल स्ट्रैंडेड, और sometimes it is single stranded. So double stranded DNA viruses are very common, single stranded RNA viruses are common. But generally जो RNA virus है that is more abundant than the DNA viruses. और जो आरएनए वायरस है इनकी जो साइज भी काफी छोटी होती है, क्योंकि इसकी जेनेटिक मटेरियल ही, जिसकी जो आरएनए वायरस की जो जेनेटिक मटेरियल है ये काफी छोटा होता है। और ये काफी छोटा इसीलिए होता है क्योंकि हमको पता है कि डीएनए जो है उसका अगर उसको कुछ रेप्लिकेशन के टाइम में कुछ एरर हो गया तो इट हैज गॉट एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस, जिससे कि हम जो एरर है उसको मिस्टेक है और रेप्लिकेशन की मिस्टेक है उसको हम सुधार सकते हैं। बट दैट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। इसीलिए आरएनए की जेनेटिक मटेरियल इतना ही छोटा होता है जितना कि वो एरर को
टॉलरेट कर सकता है। सो एक थ्रेशोल्ड के बाद आरएनए जीनोम जो है साइज बड़ा नहीं होता है। आफ्टर अ पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड द साइज डज नॉट इंक्रीज, बट नॉट इन द केस ऑफ डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस। वायरस की जो डीएनए वायरस है उसकी जेनेटिक मटेरियल छोटा से बड़ा भी हो सकता है। सो दिस इज हाउ अबाउट द रॉड शेप्ड वायरसेस। अब देखते हैं जो क्यूबॉइडियल या स्पेरिकल जो है, तो ये जो क्यूबॉइडियल या स्पेरिकल वायरसेस है दैट इज अगेन मेड अप ऑफ यूनिट दैट इज कॉल्ड कैप्सोमियर प्रोटीन यूनिट। ये जो एक ट्रायंगुलर पोर्शन हम देख रहे हैं ना, दैट इज द सिंगल यूनिट ऑफ कैप्सोमियर। अब एक कैप्सोमियर के चारों साइड से ये कितने दूसरे कैप्सोमियर से सराउंडेड है, इससे डिपेंड करेगा कि इसको हम क्या नाम देंगे। जनरली क्या रहता है कि जो कैप्सोमर है इसकी अगर सराउंडिंग 6 और कैप्सोमियर है तो इसको हम एक्सॉन बोलते हैं, या 5 है तो पेंटोन बोलते हैं। तो बेसिकली वन capsomere remains surrounded by other capsomeres and all। तो ऐसे करके एंटायर जो है एक प्रोटीन कोड बन जाती है, और आइदर तो ये थोड़ा क्यूबिकल या थोड़ा स्पेरिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, पर इसके अंदर भी वही आइदर डीएनए या आरएनए जेनेटिक मटेरियल रहता है। अब देखते हैं हम एक मिक्स्ड टाइप की वायरस को, मतलब एक कॉम्प्लेक्स वायरस को, जहाँ पे ये जो टॉप वाला पोर्शन है ये तो स्पेरिकल है, लेकिन बॉटम वाला जो पोर्शन है ये तो सिलिंड्रिकल है। और ऐसा ही होता है क्या, जो बैक्टीरियोफेज है, स्पेशली द टी फेजेस, दैट इज टी इवन टी ऑड फेजेस। सो ये बैक्टीरियोफेज जो है ऐसा थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, मतलब बोथ स्पेरिकल स्ट्रक्चर और नीचे में इसकी रॉड शेपेड। सो जिस बैक्टीरिया में, सॉरी जिस वायरस में बोथ स्पेरिकल और रॉड शेपेड दोनों ही स्ट्रक्चर रहती है, इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वायरस। और अगर हम इसको देखेंगे तो ये जो है ये है हेड, ये जो है इसको हम बोलते हैं टेल, और ये जो ऐसे लंबा वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं विस्कर्स। सो इसके अंदर रहती है, हेड के अंदर रहती है जेनेटिक मैटर। कोई होस्ट सेल के टच में अगर आता है तो पहले तो ये जो विस्कर्स है, ये वाली जो विस्कर्स है ये इसको रिकॉग्नाइज करता है कि ये अपना होस्ट सेल है। फिर ये जो नीचे वाले स्पाइक प्रोटीन है ना, ये अटैच हो जाता है। ये स्पाइक प्रोटीन जो है ये क्या हो जाता है, होस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच हो जाता है, और ये का अटैचमेंट होता है। जो विस्कर है वो क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, पर ये जो नीचे वाले पोर्शन में ये जो स्पाइक है ये क्या करता है, एक पक्का सा अटैचमेंट तैयार करता है। उसके बाद क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल इधर था दैट इज इंजेक्टेड थ्रू द टेल inside the host। So this is how the complex virus works। अब देखते हैं इसकी जो जेनेटिक स्ट्रक्चर, मैंने पहले ही बता चुकी हूँ कि इसकी आइदर डीएनए या आरएनए है, और अगर मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरसेस दे हैव एन आरएनए जीनोम। और जैसे ये वाली पिक्चर है ये एक पॉलियोमा है, तो इसकी जो है जो जेनेटिक मटेरियल है ये काफी एक सर्कुलर पैटर्न में बनी हुई है, अरेंज्ड है। लेकिन कुछ कुछ बैक्टीरिया वायरस में ये ऐसी हेलिकल या स्पाइरल में भी अरेंज्ड हो सकता है। तो हम देख रहे हैं कि जेनेटिक मटेरियल दो टाइप के होते हैं, डीएनए आरएनए, और इसकी अरेंजमेंट भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हो सकती है। और जो आरएनए वायरस है, अब जो
अगर आरएनए देखें तो आरएनए की जो है सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है। अब जो सिंगल स्ट्रैंडेड है उसमें एक पॉजिटिव सेंस है, एक नेगेटिव सेंस है। जो नेगेटिव, पहले देख लेते हैं पॉजिटिव सेंस। जो पॉजिटिव सेंस की जीनोम है दैट इज आल्सो एक्टिंग एज एन एमआरएनए। तो इसमें डायरेक्ट क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस हो जाता है। ये जो एमआरएनए है ये डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसाइज करने लगता है, और ये जो एमआरएनए है ये रेप्लिकेट भी कर सकता है with the help of another intermediate, say for example another intermediate strand बना लेता है, और ये डबल स्ट्रैंड it produces many many genetic material, replicate of this genetic material. So that is how the positive sense single stranded RNA virus works. अब देखते हैं इसकी जो नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड, जो नेगेटिव सेंस है वो क्या करता है, उसकी जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या करता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना लेता है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इट एक्ट्स एज एन एम आरएनए, और ये वाली स्ट्रैंड, ग्रीन वाली स्ट्रैंड प्रोड्यूसेस प्रोटीन। और इसकी जो रेप्लिकेशन के लिए भी क्या होता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाने के बाद ही ये क्या करता है, अपना डीएनए सिंथेसिस करता है, आरएनए सिंथेसिस करता है। सो वी आर सीइंग दैट the strand that acts as an mRNA as well as genetic material, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव, सेंस। और जो एक इंटरमीडिएट सिंथेसाइज करता है that acts as an mRNA, that is a negative sense. सो आरएनए की बात क्लियर हो गई कि डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड में दो होता है, दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव सेंस एंड नेगेटिव सेंस। डीएनए में भी हम देखते हैं ऐसा है। डीएनए में भी दो टाइप के होते हैं, एक डबल स्ट्रैंडेड, एक सिंगल स्ट्रैंडेड। और इसकी जो डबल स्ट्रैंडेड है इसकी तो रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन ये नॉर्मल डीएनए के जैसा ही होता है। पर जो सिंगल स्ट्रैंडेड है, इसकी जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है इसकी रेप्लिकेशन भी ऐसा ही आरएनए वायरस के जैसा ही कुछ होता है। तो ये हो गया जीनोम। अब देखते हैं कि जो वायरस है इसमें कुछ कुछ तो सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, कुछ तो डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, कुछ सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, कुछ डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, या कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ थोड़ा पोर्शन डबल स्ट्रैंडेड हो गया और थोड़ा पोर्शन जाके सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया। जैसे ये वाला पोर्शन में हम देखते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, बाकी दूसरा पोर्शन डबल स्ट्रैंडेड है। ये वाला जो है, ये वाली देख रहे हैं हम पहले से, मतलब इस एंड से इस एंड तक डबल स्ट्रैंडेड ही है। और ये वाला अगर हम देखेंगे तो इसकी जो जेनेटिक मटेरियल ये सिर्फ एक सिंगल स्ट्रैंडेड है। सो हम देख रहे हैं कि वी कैन सी थ्री टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल, सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड, और कुछ कुछ में हाफ पोर्शन इज सिंगल स्ट्रैंडेड, अदर रेस्ट पोर्शन इज डबल स्ट्रैंडेड। सो इधर पे दिखाया गया है कि पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस आरएनए में कैसा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन या रेप्लिकेशन कैसा होता है। जो प्लस सेंस या पॉजिटिव सेंस है उनमें क्या होता है, द सेम जेनेटिक मटेरियल इज एक्टिंग एज एन एमआरएनए, और यहाँ पे देख रहे हैं कि होस्ट की जो राइबोसोम यूज करके ये जेनेटिक मटेरियल ही प्रोटीन सिंथेसिस करने लगता है, और ये हो गया प्रोटीन सिंथेसिस। और ये जेनेटिक मटेरियल जो है
ये एक ऐसा ये वाली इंटरमीडिएट डबल स्ट्रैंडेड इंटरमीडिएट बना लेता है और रेप्लिकेशन कर लेता है। फिर जाके होस्ट की जो ई आर और गोल्गी जो है इसको यूटिलाइज करके अपना पैकेजिंग करके बाहर निकल जाता है। जो नेगेटिव सेंस है वो क्या करता है, उसकी जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या करता है, एक ऑल्टरनेटिव इंटरमीडिएट बना लेता है कॉम्प्लीमेंट्री। वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड दैट एक्ट एज एन एमआरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस तैयार करता है। हाउएवर इसकी जो रेप्लिकेशन है इसमें भी एक डबल स्ट्रैंडेड इंटरमीडिएट जरूरी है। सो ओनली डिफरेंस इज दैट कि जो पॉजिटिव सेंस है उनमें डायरेक्ट जेनेटिक मटेरियल इज एक्टिंग डायरेक्टली एज एन एमआरएनए। जो नेगेटिव स्ट्रैंड है उनमें जेनेटिक मटेरियल एक इंटरमीडिएट एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर जेनेटिक मटेरियल बना लेता है दैट एक्ट्स दिस वन दैट एक्ट्स एज ए एमआरएनए। ठीक है। अभी जो वायरस है इसकी जो बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन है that is based on whether it is based on the genetic material, मतलब आरएनए या डीएनए है या डबल स्ट्रैंडेड है या सिंगल स्ट्रैंडेड है। तो इसकी इसके आधार पे बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन किया गया है और ये मैं दूसरे एक अलग से वीडियो में बताऊंगी, तो आई एम नॉट डिस्कसिंग इट इन डिटेल। सो हमको पता है कि जो वायरस है इसकी जेनेटिक मटेरियल के ऊपर एक प्रोटीन कोट रहती है जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन रहती है, जैसे न्यूरामिनिडेज या ऐसा। तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन वाला स्पाइक है इसके अंदर एक डोमेन रहती है दैट इज बाइंडिंग विद द रिसेप्टर, that is binding with the receptor in the cell membrane of the host cell। तो ये वाला कुछ ये वाला पोर्शन है। तो हम देख रहे हैं कि जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये वाली जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक दैट इज गेटिंग अटैच्ड विद द रिसेप्टर इन द होस्ट सेल मेम्ब्रेन। जैसे ही रिसेप्शन हो गया तो एक वेसिकल फॉर्मेशन हो गया और ये वेसिकल जो फॉर्मेशन हो गया इस वेसिकल के अंदर ही क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल ये बाहर निकल आता है। तो जेनेटिक मटेरियल जैसे ही निकल आता है तो ये क्या करता है, ये डायरेक्टली अगर आरएनए है तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही अपना जो प्रोटीन सिंथेसिस है और रेप्लिकेशन स्टार्ट कर लेगा। या अगर डीएनए है तो ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियस के अंदर जाके अपना रेप्लिकेशन चालू कर देगा। तो दिस इज हाउ मोस्टली वायरस एंटर्स एंड स्टार्ट्स रेप्लिकेटिंग। यहाँ पे दिखाया गया है दूसरा वायरस जैसे बैक्टीरियोफाज। तो बैक्टीरियोफाज क्या है, इसकी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहती है, एक हेड रहती है, एक टेल रहती है। तो इसकी जो विस्कर्स है ये रिकॉग्नाइज कर लेता है पहले तो सेल को, फिर जाके एक पक्का रिकॉग्निशन के तहत इसकी जो स्पाइक प्रोटीन है ये भी अटैच हो जाता है मेम्ब्रेन से। तो एक बार जैसे ही बैक्टीरियल मेम्ब्रेन से ये स्पाइक प्रोटीन अटैच हो जाता है तो क्या होता है, इसकी जो जेनेटिक मटेरियल है वो इंजेक्ट हो जाता है इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। ये इंजेक्ट हो रहा है। तो वंस इनसाइड द सेल ये क्या करता है, अपना पूरा इंटैक्ट वायरस तैयार कर लेता है। तो वी नो दैट इसके लिए क्या जरूरी है, एक तो जरूरी है हेलिकेज की जिससे कि ये अनवाइंड होगा, एक होगा रेप्लिकेज जिससे रेप्लिकेशन और पॉलीमरेज इससे भी रेप्लिकेशन होगा। तो ये तीनों एंजाइम हो गया और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स आल्सो नीडेड, सम न्यूक्लियोप्रोटीन्स नीडेड, सम
ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स नीडेड। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या है? जैसे ही सॉरी, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी जरूरी है, लेकिन पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये जो कैप्सिड है, कैप्सिड की प्रोटीन तैयार होगा। तो जैसे ही डीएनए तैयार हो गई, ये जो डीएनए या आरएनए जो भी जेनेटिक मटेरियल तैयार हो गई, और प्रोटीन्स जो कैप्सिड की बनी हुई वो भी तैयार हो गया, तो धीरे धीरे ये असेंबल होके ऐसा हुआ। लेकिन इसमें एक और चीज है कि इसमें एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी तैयार होता है। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या करता है? ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है ना, ये वाली जो गैप वाला पोर्शन है इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सो ये प्लाज्मोडेस्माटा में ये इधर चिपक जाता है। और क्या होता है, पहले तो अगर प्लाज्मोडेस्माटा बहुत ही छोटा रहता है, तो इसके चिपकने के बाद क्या हो जाता है, प्लाज्मोडेस्माटा जो है काफी फैल जाता है, कभी काफी बड़ा हो जाता है। और इंटैक्ट वायरस जो है, ये एक सेल से दूसरे सेल, कोई भी प्लांट के अंदर या एनिमल के अंदर, एक सेल से दूसरे सेल ट्रांसफर हो जाता है, और उस नए सेल में जाके शुरू से फिर से अपना रिप्रोडक्शन करने लगता है। और ऐसे करते करते एक बार वास्क्यूलर रीजन में, मतलब जाइलम फ्लूएम में एक बार पहुंच जाता है, तो इजीली, बहुत ही जल्दी पूरा प्लांट में फैल जाता है। वायरस जो है, ये इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि ये बहुत सारे एनिमल एज वेल एज प्लांट डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल एड्स, अभी सार्स कोविड जो है, फिर इबोला, इन्फ्लुएंजा, वेस्ट नाइल वायरस, ये सारे जो है, डेंगू, ये सारे जो है, पॉक्स, इवन जो एनिमल या ह्यूमन बीइंग में जो कैंसर या नॉर्मल ट्यूमर भी जो क्रिएट होता है, वो भी पैपिलोमा एंड वेरियस कार्सिनोजेनिक वायरस से होता है। मतलब जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, इससे वॉर्ट तैयार होता है, एप्स्टेन बार या एचपीवी, एचटीएलएम, ये सारे जो वायरस है, दैट कॉजेस कैंसर। सो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ डिजीजेस आर ड्यू टू वायरस इन्फेक्शन। पर वायरस जो है, ये क्या करता है, ये जो हॉराइजेंटल जीन ट्रांसफर है, मतलब कोई एक होस्ट सेल में अगर दो वायरसेस है, तो इनमें आपस में जीन ट्रांसफर होके एक कोई नया सा नोवेल वायरस स्ट्रेन हो जाता है, तो इसको बोलते हैं हॉराइजेंटल जीन ट्रांसफर। और ये जो नोवेल वायरस तैयार हुआ, न्यू स्ट्रेन ऑफ वायरस, दैट इज having a entirely different characteristic, इसकी जो एंटीजेन जो क्रिएट जो ये शो करता है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी तो कोई होस्ट सेल में तैयार नहीं होता है। तो then that way it is very much successful इन इन्फेक्टिंग, क्योंकि हमारे पास ना तो उस वायरस का तभी कोई वैक्सीन रहता है, ना तो हमारे बॉडी में तैयार एंटीबॉडी रहती है। तो दैट नोवेल वायरस इज वेरी ड्रेडली। पर ये तो रहा नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ वायरस। वायरस जो है कुछ बैक्टीरिया के ऊपर भी इन्फेक्ट करता है। ये जो बैक्टीरिया इन्फेक्टिंग वायरसेस, दे आर कॉल्ड बैक्टीरियोफाजेस। और ये क्या करता है, बैक्टीरिया के अंदर अपना रिप्रोडक्शन करके बैक्टीरियल सेल डेथ कर देता है। और हमको पता है कि a lot of human diseases are also caused by bacteria। सो अगर कोई बैक्टीरियोफेज अगर है, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं टू रिकवर फ्रॉम द बैक्टीरियल डिजीज दैट वी आर सफरिंग, स्पेशली टी फेजेस ऑफ बैक्टीरिया, टी इवन, टी इवन या टी ऑड, जो भी बैक्टीरिया फेज है, ये सारे जो है, ये बैक्टीरिया को ही अटैक करता है। तो जैसे हमको पता है कि फॉर डीलिंग विद बैक्टीरियल डिजीज हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक यूज करते हैं। पर ग्रेजुअली बैक्टीरिया में भी हॉराइजॉन्टल जीन ट्रांसफर होता है। प्लाज्मिड, एक प्लाज्मिड एक बैक्टीरियल सेल से कोई भी एक प्लाज्मिड जो है, हमको पता है कि बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल
और प्लाज्मिड रहती है। ये छोटे छोटे जो प्लाज्मिड है, ये एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर अगर हो गया, ये सारे जो प्लाज्मिड है, तो दैट पर्टिकुलर बैक्टीरियल सेल कैन बिकम रेजिस्टेंट। ऐसे जो रेजिस्टेंस तैयार हो जाता है अगेंस्ट वैक्सीन, तो उसकी वजह से वैक्सीन या एंटीबायोटिक जो भी है, ये कुछ देर बाद काम मतलब इसकी जो एफिकेसी ये कम हो जाती है। नॉट जस्ट बिकॉज देयर इज दिस हैपेंस बिकॉज देयर इज हॉराइजेंटल जीन ट्रांसफर। बैक्टीरिया में हॉराइजेंटल जीन ट्रांसफर होने से जो एंटीबायोटिक है, ये इसकी एफिकेसी जो है ये कम हो जाती है। तो तो ये जो अपना फेज थेरेपी है, बैक्टीरियोफेज को यूज करते हैं टू किल द बैक्टीरिया। ये बहुत ही एक नोवेल एंड इफेक्टिव टेक्निक टू create to to handle with bacterial diseases or bacterial strain that has become resistant to antibiotics। so ये फेज थेरेपी के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, वायरोथेरेपी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जैसे हमको पता है कि बहुत सारे जो कैंसर सेल्स है, दे हैव अ क्वाइट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द नॉर्मल सेल। ये नॉर्मल सेल के तरह एकदम गोल मटोल तो होती नहीं है, इरेगुलर शेपेड रहती है। नॉर्मल सेल जो है, जो कंटैक्ट इनिबिशन हो जाता है, सेल डिफरेंशिएशन हो जाता है, और धीरे धीरे प्रोग्राम सेल डेथ हो जाती है। कैंसर सेल में वो सब कुछ नहीं होता। इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो भी एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स है, दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द नॉर्मल सेल। तो जो कैंसर सेल, वो फिजिकली एज वेल एज फिजियोकेमिकली इट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल सेल। तो यूजिंग स्पेशली जेनेटिकली इंजीनियर्ड वायरसेस, जहाँ पे कुछ कुछ जीन नॉक ऑफ कर दिया जाता है, कुछ कुछ जीन ऐड किया जाता है, और ये सारे वायरस दे विल स्पेसिफिकली टारगेट द कैंसर सेल। दे विल नॉट बी एबल टू ग्रो इन fully differentiated or normal cell, but they will attack, virus will attack this genetically engineered virus will attack only the cancer cell, only the cancer cell। so इसको बोलते हैं ऑन्कोलाइटिक वायरस थेरेपी या वायरोथेरेपी। तो वायरस को, ऐसे जेनेटिकली इंजीनियर्ड स्पेशल वायरस को हम यूज करते हैं टू किल द कैंसर सेल्स। इसके अलावा भी जीन थेरेपी में यूज करते हैं। जैसे हमको पता है कि वायरस की जो जेनेटिक मटेरियल है, वो काफी छोटा साइज की रहती है इन कंपैरिजन टू बैक्टीरिया और प्लाज्मिड। तो वहां पे जो हमारे लिए नॉन एसेंशियल जीन है, वो वाला निकाल के अपना जो एसेंशियल जीन हम अंदर कर सकते हैं, और ऐसे जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो वायरल डीएनए है, उसको हम मन चाहे जगह पे, टारगेट ऑर्गेन पे हम प्लेस कर सकते हैं बाय आइदर इंट्रावेनस और इंट्रामस्क्यूलर। ये सारे प्रोसेस से हम यूज कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मल अगर हम करते हैं, तो डीएनए जो है, जो जीन, नॉर्मल जीन हमको कोई पर्टिकुलर जीन थेरेपी के लिए, तो क्या होता है, वो जीन सेल, टारगेट सेल तक पहुंचेगा कि नहीं, ये एक दिक्कत हो जाती है। टारगेट सेल में अगर पहुंच भी गया, तो भी क्या होता है कि सेल के अंदर वाले एंजाइम्स है, जो वो आके इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये चीजें जो है, ये प्रॉब्लम्स अगर हम फेज थेरेपी करते हैं यूजिंग वायरस, इट विल नॉट बी पॉसिबल। सो ये सारे जो ट्रबल्स है, ये सब हम ओवरकम कर सकते हैं यूजिंग वायरस एज अ वेक्टर फॉर जीन थेरेपी। इसको कैंसर ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी में भी हम वायरस को यूज करते हैं। और क्या है ना, कोई भी वाटर बॉडी है, उसकी अगर बैक्टीरिया या ग्रीन एल्गी को हम कम करना चाहते हैं, या पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर को कम करना चाहते हैं, या डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर को कम करना चाहते हैं, तो हम इसको यूज करते हैं वायरस, वायरस शंट मैकेनिज्म। दिस इज कॉल्ड द वायरस शंट मैकेनिज्म। क्योंकि वायरस है, इट विल बी फीडिंग ऑन द बैक्टीरिया, इट विल बी फीडिंग ऑन द ग्रीन एल्गी। तो
जैसे ही कोई वाटर बॉडी में यूट्रोफिकेशन हो गया तो बैक्टीरिया और ग्रीन एल्गी की जो क्वांटिटी है ये काफी बढ़ जाता है। पर आफ्टर सर्टेन टाइम इफ वी ऐड द वायरस टू दैट, तो वो सारे जो बैक्टीरिया और ग्रीन एल्गी है वो भी खत्म हो जाएगा। सो वंस द वाटर इज यूट्रोफाइड, देयर विल बी ब्लूम ऑफ एल्गी एंड ऑल्सो अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया increase. But if we add virus to it, that bloom can be checked. Also, there's a very important thing, that is it can be used as a biological weapon. कोई भी वायरस की स्ट्रेन अगर हम कोई भी वाटर बोर्न, एयर बोर्न या ओरोफिकल रूट से ट्रांसमिटेड वायरस या कोई भी वायरस को अगर हम वी कैन यूज इट एज ए weapon against enemy nation. So this is also a very important thing about virus. सो दैट वाज ऑल अबाउट द जनरल ओवरव्यू ऑफ वायरस। और मैं आगे बहुत सारे वायरस रिलेटेड वीडियोस बना रही हूँ, और जो लिंक है ना मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालती रहूंगी। मैं ऐसे ही वीडियोस बनाती रहती हूँ रिगार्डिंग बोटनी एमएससी बीएससी टॉपिक। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, प्लीज hit the like button and subscribe to my channel. आपकी सब्सक्रिप्शन, it encourages me a lot. Thanks again.